हेलो, मैं अनूप कुमार बरनवाल, केमिस्ट्री टीचर सारा। स्टार्ट करने जा रहा हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक कंसंट्रेट सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो अगर सॉल्यूशन की बात की जाए, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका होगा सॉल्यूट और सेकंड पार्ट आपका होगा सॉल्वेंट। ओके। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट उसको कहते हैं जिसका अमाउंट लेस हो, और सॉल्वेंट उसको कहते हैं जिसका अमाउंट ज़्यादा हो, मोर हो। यानी सॉल्वेंट अमाउंट ज़्यादा होता है और सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है। अब हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, और जिसमें पहला टॉपिक है मास परसेंटेज। मास परसेंट या इसी को वेट वेट परसेंट भी कहा जाता है। ठीक, इसको रिप्रेजेंट करते हैं W/W%, इस तरह से। ठीक, अच्छा, मास परसेंट होता क्या है, देखिए, मास परसेंट ऑफ अ सॉल्यूट इन अ solution is the mass of the solute in gram in gram present in 100 gram of the solution। 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 100 ग्राम को एक लेबल माना गया है। 100 ग्राम को एक क्या माना गया है, लेबल माना गया है। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट होगा, मास प्रेजेंट होगा, अमाउंट प्रेजेंट होगा, वही उसका मास परसेंटेज कहलाएगा। फिर से सुनिए, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट होगा वही उसका मास परसेंटेज होगा। ठीक है, वही उसका मास परसेंटेज होगा। अब अगर मास परसेंटेज के फार्मूले की बात की जाए तो मास परसेंटेज का जो फार्मूला होगा वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए, तो मास परसेंट इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, याद रखिएगा, ऊपर सॉल्यूट है और नीचे सॉल्यूशन है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बताऊंगा इसके बारे में। इसके बाद दूसरा टॉपिक है फार्मूले का मोलैरिटी। इसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी को। ठीक है, अच्छा, मोलैरिटी इक्वल टू होता क्या, इसके फार्मूले से ही इसका डिफिनीसन क्लियर हो जाएगा, ये ट्रिक है। ठीक है, मोलैरिटी, तो इसका डिफिनीसन याद नहीं करना है, बस समझना है। मोलैरिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये होना किस में चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम सॉल्यूशन को 1 लीटर मान लें, कितना मान लें, 1 लीटर मान लें, तो हम ये कह सकते हैं मोलैरिटी की डिफिनीसन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फिर से सुनिए,
नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। ठीक है। अच्छा, याद रखना है मोल क्या होता है। मोल यानी कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर हमको डिफिनीसन होगा तो एम डब्लू अपॉन एम अपॉन हो जाएगा वी, और ये किस में होगा, लीटर में, वो मोलैरिटी। तो हो जाएगा अपॉन 1 कर देंगे, डब्लू अपॉन एम इंटू वी लीटर में, ये हो जाएगा मोलैरिटी। ये फार्मूला बन जाएगा। इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं ये मोलैरिटी के लिए। फिर से सुन लीजिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। डिफिनीसन क्या बोलेंगे मोलैरिटी की, कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो 1 लीटर को एक लेबल मान लिया गया है, मानक मान लिया गया है, और उसी के बेसिस पे डिफिनीसन दे दी गई है। अब मोलैरिटी के बाद देखा जाए तो नेक्स्ट जो आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलैलिटी के डिफिनीसन जो है वो उसके फार्मूले से ही क्लियर है। स्मॉल एम मोलैलिटी इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये होना चाहिए किस में, केजी में। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में होना चाहिए। तो अगर फार्मूला की बात करें तो फार्मूला हम कैसे बनाएंगे, तो फार्मूला बनाने का ट्रिक ये होगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। याद रखिएगा यहाँ पर सॉल्वेंट है और ये मोलैरिटी में सोल्यूशन है। ऊपर वाला पोर्शन दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, लेकिन मोलैरिटी में सोल्यूशन लिया गया है और यहाँ सॉल्वेंट लिया गया है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मोलैरिटी की डिफिनीसन हो जाएगी। ठीक है, इसको कैपिटल एम से भी लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे डब्लू अपॉन एम अपॉन कैपिटल एम, स्मॉल एम इक्वल टू हो जाएगा अपॉन एम कर देंगे, 1 कर देंगे, तो एम इक्वल टू डब्लू अपॉन एम इंटू एम, इस तरह से, और ये हो जाएगा केजी। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूले में न्यूमेरिकल आता है, कैसे क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। तो थर्ड टॉपिक अगर बात की जाए तो मोल फ्रैक्शन। अगर मोल फ्रैक्शन की बात की जाए, मोल फ्रैक्शन देखा जाए तो मोल फ्रैक्शन इसको हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई से। काई को इस तरह से लिखा जाता है, एक्स को थोड़ा सा इस तरह से आगे बढ़ा दिया जाए नीचे की तरफ, तो इसको काई बोला जाता है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन हम लोग सल्यूट का भी निकालते हैं और सॉल्वेंट का भी निकालते हैं, और इसकी भी डिफिनीसन रटने की ज़रूरत नहीं है, इसके फार्मूले से ही इसकी डिफिनीसन है। मोल फ्रैक्शन, पहले हम लोग सल्यूट की बात करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन, इसको हम लोग काई 1 कह दे रहे हैं। काई 1 इक्वल टू होता है N1 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक, जहाँ N1 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। ठीक, N2 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। ठीक, तो नीचे की तरफ N1 प्लस N2 और ऊपर सिर्फ सोल्यूट N1। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, इन सोल्यूशन, इसको काई 2 पढ़ेंगे, काई 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ सोल्यूट का हमने निकाला तो N1 लिया है ऊपर, यहाँ सॉल्वेंट ले रहे हैं तो N2 ले लेंगे, N2 अपॉन N1 प्लस N2, जहाँ N2 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, N1 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। N2 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, हम लोग यहाँ पर सोल्यूट लिए हैं, यहाँ सॉल्वेंट लिए हैं,
तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसी को हम लोग सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो फार्मूला क्या बना, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आ जाएगा, तो कहेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर लिखना होगा तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट ऊपर होगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो एक मोल फ्रैक्शन के लिए ये फार्मूला हो गया। एक और बात याद रखनी है कि काई 1 प्लस काई 2 इक्वल टू होता है 1। इस फार्मूले से भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते। बाय द वे, अगर मान लीजिए काई 1 आपने निकाल दिया है, काई 2 निकालना है, तो 1 माइनस काई 1 कर देंगे, काई 2 इक्वल टू 1 माइनस काई 1। तो काई 2 की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी, चाहे फार्मूले पे रखिए और चाहे इस वैल्यू फार्मूले से भी आंसर निकाल सकते हैं। अब जैसे अगर क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 5 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 450 ml ऑफ solution। तो मोलैरिटी पूछ रहा है, मोलैरिटी हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब वेट NaOH का आपको दिया कितना है, 5 ग्राम, मास दिया है 5 ग्राम अपॉन ये जो हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, जब NaOH का आप निकालेंगे तो 40 हो जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेट किया गया तो 0.45 आ गया। फिर उसके बाद मोलैरिटी निकालना है, तो यहाँ पर ये ml में दिया है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना होगा किस में, लीटर में। तो अपॉन 1000 कर देंगे, ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मोलैरिटी हम लोग 5/40 अपॉन 0.45 लीटर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। या इस तरह से मोल लीटर इनवर्स या एम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कैलकुलेट द मोलैलिटी, यानी यहाँ पे स्मॉल एम पूछ रहा है, यहाँ पर कैपिटल एम पूछ रहा था। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का फार्मूला CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, अब देखिए बेंजीन जो है यहाँ सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट है। तो अगर हमको मोलैलिटी निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ये हो जाएगा अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट ले लेंगे केजी में। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट ले लिया जाएगा केजी में। तो 2.5 ग्राम मास ऑफ एथेनोइक एसिड दिया हुआ है, मोलर मास इसका 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 2.5 अपॉन 60 कर देंगे, ये नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। और मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो ग्राम में है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 75 अपॉन 1000 कर देंगे, तो ये 0.075 केजी आ जाएगा। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को रखेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी मोलैलिटी। तो इस तरह के क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें सॉल्यूशन चैप्टर में, तो सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी, अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है, तो सॉल्युबिलिटी देखिए, सॉल्युबिलिटी में हम लोग दो तरह से होगा, एक फिजिकल प्रोसेस और दूसरा केमिकल प्रोसेस। जैसे अगर मान लीजिए NaCl सोडियम क्लोराइड को अगर वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है। फिजिकल प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होगा, फिजिकल प्रोसेस, ये एक्सपेरिमेंटली होता है। उसी तरह से अगर मान लीजिए जिंक है, इसको वाटर में मिलाएंगे तो ये एक केमिकल प्रोसेस होता है। भाई ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, वैसे ये केमिकल प्रोसेस कहलाएगा और ये फिजिकल प्रोसेस।
तो हमें जो सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ना है सॉल्युबिलिटी, वो फिजिकल प्रोसेस का पढ़ना है। किसका पढ़ना है? फिजिकल प्रोसेस का। अब हम लोग सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि हम लोग जो सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे वो लिक्विड में सॉलिड की पहला पढ़ेंगे, दूसरा जो होगा लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड ये पढ़ेंगे, ठीक। और तीसरा जो है वो पढ़ेंगे गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। तो 3 तरह का सॉल्यूशन, एक बार सॉलिड लिया गया, एक बार लिक्विड लिया गया, एक बार गैस लिया गया, लेकिन यहाँ पर जो है वो तीनों लिक्विड लिया गया, ठीक। अच्छा, अगर हम लोग वाटर यूज करते हैं, एक बात और याद रखना है, अगर वाटर यूज करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा, अगर वाटर की जगह कुछ और हम लोग सॉल्यूशन सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं, वाटर की जगह कुछ और अगर हम लोग यूज करेंगे सॉल्वेंट के रूप में, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन एक्वस, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये दिमाग में रखना है। तो अब हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है, इसमें भी हम लोगों को जो टॉपिक स्टार्ट करना है, पहला तो भाई सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉलिड इन लिक्विड, इसके लिए आपको पहला फार्मूला ही हो जाएगा। अगर इसकी हम लोग बात करें तो इस तरह से पहला ही हो जाएगा आपका, द अमाउंट ऑफ solute in, the amount of solute in grams present in 100 grams of the solvent in a saturated solution represented the solubility of the solute, represent the solubility of the solute, ठीक है। मतलब 100 ग्राम यहाँ पर कितना लिया गया है, ये याद रखना है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इन सैचुरेटेड सोल्यूशन। एक बात याद रखना, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट का और अधिक अमाउंट न डिजॉल्व किया जा सके, ऐसे सोल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। दूसरा जो है लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। तो लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन में जैसे हम लोग बेंजीन ले लें C6H6, अब इसमें CCl4 मिला लें, दोनों डिजॉल्व हो जाए, दैट इज कॉल्ड मिसिबल लिक्विड। तो इस ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे लिक्विड इन लिक्विड। भाई बेंजीन भी लिक्विड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 ये भी लिक्विड है, दैट इज कॉल्ड मिसिबल लिक्विड। अच्छा, ये याद रखना है कि ये दोनों ही नॉन पोलर हैं। कैसे हैं? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है, और पोलर हमेशा पोलर में डिजॉल्व होता है। इसी को एक टर्म दिया जाता है लाइक डिजॉल्व लाइक। इसका मतलब ये होता है कि पोलर हमेशा पोलर मॉलिक्यूल में डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमेशा नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ दोनों ही नॉन पोलर हैं। अब ये नॉन पोलर कैसे हैं, ये क्लास 11th का टॉपिक है, आपको पढ़ाया गया है, आपको पता है, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड जो होता है, ये सेकंड था, थर्ड जो है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ गैसेज इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ गैसेज इन लिक्विड, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ऐसा सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें गैस डिजॉल्व होगा, किसमें? लिक्विड में।
अब आप सोचेंगे कि गैस कैसे डिज़ोल्व होगा लिक्विड में, तो इसके लिए प्रेशर अप्लाई की जाती है। अब इसी में हम लोग आगे टॉपिक एक पढ़ेंगे, हेनरी लॉ, इसी से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हेनरी लॉ, जिसमें आता है m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, हेनरी लॉ। ठीक, तो जैसे पेप्सी की जो बॉटल होती है वो देखेंगे एकदम टाइटली पैक होता है, उसमें CO2 गैस भरी होती है, CO2 गैस। और जब हम लोग पेप्सी को एकदम चिल्ड कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो वो डिज़ोल्व रहता है CO2 गैस लिक्विड में। और जैसे ही अगर मान लीजिए ढक्कन खोला जाता है या ओपन करते, तो तुरंत बॉटल से, चूँकि गैस लिक्विड में डिज़ोल्व रहती है, तो वो तुरंत बाहर निकल जाता है, बाहर की तरफ फेंक देता है इस तरह से। तो जो पेप्सी की बॉटल से निकलती है झाग के रूप में, या जो निकलता है ढक्कन खोलने पे, वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हेनरी लॉ का। और जो वहाँ पर यूज किया जाता है टर्म गैस इन लिक्विड, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है। इसी तरह से स्क्यूबा ड्राइवर भी जो है, जो पानी में नीचे जाते हैं, जो गैस सिलेंडर लेकर जाते हैं, तो उस गैस सिलेंडर में जो होती है वो हीलियम और अदर गैसेस होती हैं। इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि पानी में नीचे जाने पे प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारे ब्लड में नाइट्रोजन होता है, वो नाइट्रोजन हमारे ब्लड वेसल्स के में डिज़ोल्व होने लगता है, ब्लड में डिज़ोल्व होने लगता है, जिससे एक डिज़ीज़ होती है, बहुत पेन होने लगता है और डिज़ीज़ होने लगती है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है उससे। और इसीलिए जो गैस जो लेके जाते हैं हीलियम उसमें भरा होता है, उससे एनोक्सिया, एक तरह से हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे एनोक्सिया भी होने लगता है। तो ये सब उसका हेनरी लॉ के बारे में है। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। वेपर वेपर याद रखिएगा, हेनरी लॉ पे एक मैं अलग लेक्चर बना कर दूंगा आपको, जिसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से किया रहेगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। अब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ये नया टॉपिक है, इसमें हम लोग राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे। राउल्ट्स लॉ में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन आता है, जिसमें लिक्विड लिक्विड और लिक्विड सॉलिड दोनों पढ़ेंगे। दो तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे अगले टर्म में। ठीक है, धन्यवाद।